नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा मौजूद हूं आपके सामने लेकर एक और वीडियो। और आज मैं आपको करवाने वाला हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2। आई होप कि आपने सभी ने पार्ट 1 को देख लिया होगा। जिस किसी ने भी नहीं देखा है, आई ऑप्शन पर आपको लिंक आएगा, आप जाकर उस पार्ट 1 को पहले देखिएगा, क्योंकि जो पार्ट 1 देखेगा उसी को पार्ट 2 भी समझ आएगा। और मैं फिर दोबारा से आपको कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति सच में क्लास 10th के बोर्ड को लेकर कंसर्न है, ठीक है, सिर्फ उन्हीं के लिए इस वीडियो को डिजाइन किया गया है। और बाकी आगे की स्ट्रेटेजी कैसे होगी, YouTube चैनल पर किस किस तरह की वीडियो हम आपको देने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट को शेयर करना चाहूंगा। तो देखिए, 6 मार्च 2022 यानी कि आने वाले इसी संडे में मैं आपके सामने रूबरू होऊंगा लाइव सेशन में। आप यहां पर मेरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं शाम 5 बजे। ये स्पेशल सेशन होगा मेरे द्वारा। इसमें मैं आपसे अपने आगे की जो स्ट्रेटेजी है, हम YouTube पर जिस जिस तरह का कंटेंट लाने वाले हैं, उस चीज को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा यहां पर लाइव इंटरेक्शन करने का। ठीक है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतने सवाल होंगे, और जितने सवाल होंगे उतने ही जवाब होंगे। तो आई होप आप सभी इस काम को जरूर करेंगे, ठीक है, और आप सभी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करेंगे। तो आइए हम आज का अपना पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। और ये जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूं, ये वाली जिम्मेदारी आपको पूरी करनी है। लेकिन 6 मार्च शाम 5 बजे लाइव इंटरेक्शन मेरे साथ। देखिए, ये हमारा इंट्रोडक्शन था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था इंट्रो में कि हमने इस वाले पार्ट को तो कंप्लीट कर लिया था। हम अरिथमेटिक में एपी सीरीज, उस सीरीज को बोलते थे जिस सीरीज में क्या रहता था, कॉमन डिफरेंस रहता था। क्या रहता था जिस सीरीज का? कॉमन डिफरेंस। यानी कि अगर कोई भी सीरीज कॉमन डिफरेंस की आपको दिख जाए तो आप तुरंत कहेंगे कि वो सीरीज एपी की सीरीज रही होगी। जिसमें nth टर्म को फाइंड करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, लेकिन आज हम जो इस वीडियो में क्वेश्चंस कवर करेंगे वो हम इस टॉपिक पर भी कवर करेंगे, जिसका नाम है सम ऑफ टर्म। देखिए, जब हमने nth टर्म को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला देखा था, तो nth टर्म को फाइंड हम आसानी से कर लेते थे। कैसे फाइंड करते थे? nth टर्म को फाइंड करने के लिए हमने देखा था कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यहां पर जो हम nth टर्म फाइंड कर रहे थे, वो हम केवल सीरीज में उस नंबर की लोकेशन को पता लगा लेते थे। जैसे यहां पर कोई नंबर मैं लिख दूं 2 4 6 8 अप टू डॉट डॉट, और मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ कि 29वीं टर्म इसकी क्या होगी, तो ये केवल और केवल आपको क्या बताता था? ये बताता था कि 29वीं जो टर्म होगी वो x नंबर होगी, यानी कि कुछ भी नंबर हो सकती है। ठीक है, तो ये उस x नंबर के बारे में आपको लोकेशन को बता देता था। लेकिन जब हम सम ऑफ टर्म की बात करते हैं, तो सम ऑफ टर्म थोड़ा सा आपका डिफरेंट हो जाता है। कैसे? अगर मैं आपसे कहूं कि 2 4 6 8 एंड अप टू डॉट डॉट, मैंने इस सीरीज को खत्म कर दिया 52 तक। मैं आपसे कहूं कि आप मुझे सम बताइए, सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स, यानी कि पहली 13 टर्म्स को जोड़कर बताना है कि कितना उनका सम आएगा। अब आपके पास वही एक तरीका तो ये है कि आप सीरीज को कंटिन्यू लिखेंगे, आगे की तरफ पूरी सीरीज को 13 टर्म्स तक लिखेंगे, फिर आपस में उन्हें ऐड करेंगे और देन उसके बाद आप आंसर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन क्या हो अगर ये 13 टर्म आपकी 53 टर्म हो जाए, और क्या हो अगर ये 53 टर्म ना होकर 213 टर्म हो जाए? तो आप कहेंगे इस तरह की सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमें एक लॉगरिथम या हमें एक फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। उस फॉर्मूले को हम यहां पर डिफाइन करते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है। देखिए, जब भी हमें सम निकालना हो, जितनी भी टर्म वो हमसे कहेगा, जितनी भी टर्म्स का वो हमसे सम निकालने को कहेगा, उसके लिए फॉर्मूला है Sn बराबर n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, फॉर्मूला है Sn बराबर n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, इस फॉर्मूले को कितने तरीके से आप लिख सकते हो। Sn बराबर n अपॉन 2, अगर मैं इस 2a को ब्रेक करूं तो मैं a प्लस a इसको लिख सकता हूं, 2a को, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। और ये जो आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, ये क्या है? ये आपका nth टर्म को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, जिसको आप क्या बोलते हो? an। देखिए, यही ऊपर लिखा हुआ है। nth टर्म को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? an। और ये पूरी वैल्यू किसकी है? ये पूरी वैल्यू an की है। दैट मींस आप इस फॉर्मूले को Sn बराबर n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस a n b लिख सकते हैं, a n b लिख सकते हैं। तो ये भी आपका दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया।
इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे, इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे। और एक बात आपसे और शेयर की थी मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी सीरीज में, जैसे सीरीज की एक तो आपको स्टार्टिंग टर्म तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन अगर उसी सीरीज का आपको लास्ट टर्म भी मिल जाए तो ये जो an होता है, इस an को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, l से, यानी कि वहां पर Sn का फॉर्मूला बन जाएगा n/2 ब्रैकेट a प्लस l। l का मतलब क्या होता है, l का मतलब होता है लास्ट टर्म। l का मतलब क्या होता है, l का मतलब होता है लास्ट टर्म। अब मैं इसको एक सीक्वेंस में लिख देता हूं फॉर्मूले को, ठीक है, इसको करते हैं हम इरेज और एक सीक्वेंस में हम इन फॉर्मूले को लिख देते हैं। भाई मैंने आपको बताया कि जब आप किसी भी सम निकालेंगे nth टर्म का, सम ऑफ nth टर्म, यानी कि अगर हमें nth टर्म का सम निकालना है तो उसके लिए हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला हमने इसी से ड्राइव किया था, Sn बराबर n/2, इसी 2a को आपने a प्लस a लिख दिया था, जिसमें एक a बच गया था ऐसे ही, और a प्लस n-1 इंटू डी बन गया था an। ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। और तीसरा फॉर्मूला हमने Sn का लिखा था, Sn बराबर n/2 a प्लस, देखिए ये जो an है, अगर कभी भी सीरीज में लास्ट टर्म गिवन होती है तो हम उस an को रिप्लेस कर देते हैं l से। ये ऐसा कब करना है, when लास्ट टर्म इज गिवन, जब आपको आखिरी टर्म क्या होगी, दी जाएगी। लास्ट टर्म इज गिवन, जब आपको आखिरी टर्म गिवन होगी तो उस केस में आपको इस फॉर्मूले को लगा देना है। तो ये तीन फॉर्मूले हैं किसी भी nth टर्म का सम फाइंड करने के। आप इन तीनों फॉर्मूलों का स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, और आज की वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। हमारे पास आज का पहला सवाल है, द 8th टर्म ऑफ एन एपी, जो 8वीं टर्म है एपी की, इज हाफ इट्स सेकेंड टर्म। देखिए जितना आप पढ़ते हैं उतना ही आप लिखिए। आपने कहा कि जो 8वीं टर्म है, जो 8वीं टर्म है वो हाफ है किसके, सेकेंड टर्म के, किसके, सेकेंड टर्म की। दूसरी बात आगे की क्या लिखी हुई है, एंड द 11th टर्म एक्सीड 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म, यानी कि जो 11th टर्म है, दूसरी बात क्या कह रहे हैं, दूसरी बात कह रहा है कि जो आपकी 11th टर्म है वो 1/3 ज्यादा है, 1/3 एक्सीड है 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म, यानी कि 1/3 किसका, 4th टर्म का, प्लस उसमें एक्सीड है कितना ज्यादा है, उससे एक ज्यादा है। मैं फिर समझा देता हूं, वो कहना चाह रहा है कि जो वो 11th टर्म है वो 4th टर्म के 1/3 से एक ज्यादा है। 11th टर्म है वो 4th टर्म के 1/3 से ज्यादा है। एग्जांपल के तौर पे मैं समझा देता हूं कि सपोज करो अगर A11, अगर आपकी A4 जो है, अगर मैंने माना कि 4th टर्म आपकी 9 है, तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि जो वो A11 है, यानी कि जो 11वीं टर्म है, वो इस A4 का 1/3 है, यानी कि 1/3 किसका, A4 कितनी है, 9, और उससे एक ज्यादा है। तो यानी कि कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3 3 जा 9, और इसको कर देंगे तो +1 यानी कि 4, यानी कि उस हिसाब से जो A11 होगी वो 4th टर्म होगी। ठीक है, ये सवाल का आंसर नहीं है, मैंने जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पर समझाया है कि वो लैंग्वेज में क्या कहना चाहता है। ठीक है, वो लैंग्वेज में यही कह रहा है कि जो आपकी 11th टर्म है वो 1/3 ऑफ 4th टर्म के एक्सीड है कितना, एक ज्यादा है उससे। ठीक है, अब आइए इसको करते हैं सॉल्व, और हमसे पूछ रहा है 15th टर्म, यानी कि हमसे जो पूछा गया है वो A15 पूछा गया, हमसे पूछा गया कि A15 क्या होगा। आइए A15 को निकालने से पहले हमें A और D की आवश्यकता पड़ेगी, हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी होगी और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना होगा। देखिए ये जो A8 है, अगर मैं इस 2 को, जो यहाँ पर डिवाइड है, अगर इधर ले जाऊं तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 2A8 बराबर A2। 2 को बना देते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं A8 को आप लिख सकते हो A + 7D, और जिसको ये नहीं पता ये कैसे लिख दिया है, इसका मतलब उसने कल की वीडियो नहीं देखी है। आप पहले पार्ट 1 को देखिए, मैंने पार्ट 1 में बताया कि हम कैसे डायरेक्ट A8 से A + 7D लिख रहे हैं। ऐसे ही आप A2 को लिख सकते हैं A + D। इस 2 की मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे तो आप देखेंगे 2A + 7 2 जा 14D बराबर A + D। ठीक है, इस A + D पूरी टर्म को उठाकर इधर लेके आएंगे तो 2A + 14D ऑलरेडी यहीं पर था, माइनस में हो जाएगा A और माइनस में हो जाएगा D। आप जानते हैं जब आप LHS से RHS की तरफ या RHS से LHS की तरफ लेकर जाते हैं किसी भी टर्म को, तो वो अपने साइन को रिवर्स कर देती है। देखिए 2A में से A गया तो बचा A, 14D में से D गया तो बचा 13D बराबर 0। यानी कि यहां से आपको एक इक्वेशन पता चल जाएगी कि जो A है वो -13D के बराबर है।
-13 ऑफ डी के बराबर है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब इस वाली बात को सोल्व कर लेते हैं। अब हम इस वाली बात को सोल्व कर लेते हैं। देखिए a11 को तो आप लिख सकते हो a प्लस 10d। आप यहां पर 3 को डायरेक्ट मत पहुंचा देना क्योंकि यहां प्लस का 1 है। 3 जब तक इधर नहीं आएगा जब तक एलसीएम नहीं हो जाएगा आरएचएस में, तो इसलिए डायरेक्ट 3 को मत लेकर जाना क्योंकि कैलकुलेशन बहुत मायने रखती है। यही माइनर मिस्टेक होती है जिसकी वजह से हम अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते। तो इसलिए ऐसी मिस्टेक्स को अगर आपको ओवरकम करना है तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लगाया कीजिए। ठीक है, तो देखिए a4 को लिख सकते हो a प्लस 3d अपॉन में आ जाएगा 3 और प्लस 1। अब इस 3 को मुझे इस तरफ लेके आना है, तो इस तरफ लाने के लिए मुझे पहले इधर लेना होगा एलसीएम। जब मैं इधर एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आ जाएगा 3। देखो इसके पास तो 3 है, 3 से 3 को डिवाइड करोगे 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो ये तो आ जाएगा a प्लस 3d। देखो मैं कितना बेसिक आपको बता रहा हूँ, वरना मैं उम्मीद करता हूँ कि एलसीएम लेना तो सभी को आना चाहिए जो 10th में। ठीक है, प्लस जब 1 से 3 को डिवाइड करोगी तो 3 और 3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगी तो 3 a प्लस 10d। अब इस 3 को आसानी से इधर लाया जा सकता है। अगर 3 इधर डिवाइड में तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो जब मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 3 ब्रैकेट a प्लस 10d इज इक्वल टू a प्लस 3d प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 30d। इसको a बना देता हूं ठीक से, वरना आप इसको भी 30 समझोगे। ये आपका क्या है a बराबर a प्लस 3d प्लस 3। अब हम इसको सॉल्व करें तो देखिए a की जगह आप क्या पुट कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट -13d। जैसे आप -13d पुट करेंगे तो a की जगह आप लिख सकते हैं -13d को प्लस 30d बराबर -13d। जब भी नेगेटिव साइन आपको मिल जाए ना किसी नंबर के साथ तो आप उसको ब्रैकेट में लिखा कीजिए। इससे क्या होता है कि जो हमारी जो साइन की मिस्टेक होती है वो साइन की मिस्टेक नहीं हो पाती। देखो 13 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 13 3 जा 39 माइनस की हो जाएंगी प्लस 30d बराबर यहां पर कितना हो जाएगा -13d प्लस 3d प्लस 3। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये सोल्व करके आपका आ जाएगा नेक्स्ट पेज पर। इसको मैं कर देता हूं -13d, इसको कर देते हैं यहां से रफ। हाँ जी, क्या बच रहा था हमारा, एक बच रहा था -39d प्लस 30d -39d प्लस 30d इज इक्वल टू -13d प्लस 3d प्लस 3 -13d प्लस 3d प्लस 3। सॉल्व कीजिए। देखिए -39 प्लस 30 माइनस का 9d बराबर -13 प्लस 3 माइनस का 10d प्लस 3। इस -10d को इधर लिया तो जैसी -10d इधर जाएगा तो अभी मैंने बताया था साइन रिवर्स हो जाएगा, यानी कि प्लस का 10d बराबर 3 और यहां से d की वैल्यू आ जाएगी कितनी 3। d की वैल्यू कितनी आ गई 3। इस वैल्यू को आपको पुट कर देना है इक्वेशन फर्स्ट में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट कर दो। क्या थी पहली इक्वेशन, a बराबर था -13d के। a किसके बराबर था -13d के, तो -13 मल्टीप्लाई d की वैल्यू आ गई 3, यानी कि पहला ही नंबर आपका होगा माइनस का 39। a आपका आ गया -39, d आपका आ गया 3। अच्छा सवाल में पूछा क्या था, सवाल में पूछा था 15th टर्म को, तो 15th टर्म क्या होगी, आप कहेंगे a15 आपसे पूछी गई है, a15 को आप a प्लस 14d लिख सकते हैं। a आपका है -39 प्लस 14, d कितना आया है 3। करते हैं सॉल्व, -39 प्लस 14 3 जा 42, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा कितना 3। कितना 3। तो यानी कि जो 15th टर्म होगी वो आपकी क्या होगी 3 होगी, जो 15वीं टर्म होगी वो आपकी 3 होगी। आई होप आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। ठीक है, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में उस दिक्कत को लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ सजेशन देना है सजेशन भी दे सकते हैं कि मेरे को अगली वीडियो किस चैप्टर पर बनानी चाहिए, आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं। लेकिन सजेशंस देने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिए तो सही, है ना। ये आप ही के लिए बनाई जा रही है और किसी के लिए वीडियो नहीं बनी हुई है, ये क्लास 10th के लिए ही बनाई गई है, तो सिर्फ इसे क्लास 10th के बच्चे देखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। बाकी सब तो लाइक शेयर करें, लेकिन देखिए और किसी के रिलेटिव्स भी हैं, है ना, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। किसी के रिलेटिव्स में कोई बच्चे ऐसे होंगे जो 10th देने जा रहे होंगे, तो आप उनकी मदद कीजिए, है ना। सारे साल रिलेटिव्स चुगली करते रहे, अब तो मौका आया है कि उनकी मदद भी की जाए। तो रिजल्ट पूछने से बेहतर है कि आप उनका रिजल्ट अच्छा बनाने में उनकी मदद करें, और उसके लिए आप उनके साथ इस कंटेंट को भी शेयर करें। ठीक है, आइए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर।
देखिए कितना अच्छा सवाल आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने है। यहां पर के की वैल्यू को फाइंड करवाया गया है और आपसे कहा गया है कि 3 टर्म है, ये आपकी पहली टर्म है, ये आपकी दूसरी टर्म है और ये आपकी तीसरी टर्म है, और तीनों की तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑफ एन एपी। साफ साफ कह दिया है कि एपी की टर्म है, यानी कि कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर। तो सीरीज हमारे सामने बनती है, पहली टर्म है के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, ये आपकी पहली टर्म। दूसरी टर्म आपकी क्या है, दूसरी हमारी इक्वेशन है 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, और तीसरी हमारी टर्म दे रखी है हमें 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। भाई अगर मैं इसको मानूं ये मेरी फर्स्ट टर्म है, यानी कि मैं इसको a1 लिख सकता हूं, ये मेरी सेकंड टर्म है, मैं इसको a2 लिख सकता हूं, और ये मेरी तीसरी टर्म है, मैं इसको a3 लिख सकता हूं। अगर ये तीनों की तीनों टर्म AP में है, अगर ये तीनों की तीनों टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कॉमन होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है कि जो डिफरेंस A2 माइनस A1 का होगा वही डिफरेंस A3 माइनस A2 का होगा। ये बात आप मानते हैं या नहीं? ठीक है, तो A2 आपकी कितनी है, आप कहेंगे जी A2 है 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, माइनस A1 कितनी है, A1 है आपकी k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 इज इक्वल टू A3 कितनी है आपकी, आप कहेंगे A3 है 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, माइनस और A2 कितनी है 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए 2k स्क्वायर में से k स्क्वायर को माइनस करेंगे तो k स्क्वायर ही बचेगा, 3k से माइनस करेंगे 4k को तो माइनस का k बचेगा, और प्लस 6 से माइनस 8 करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा। देखिए मैंने डायरेक्ट कैसे करा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जब आप इस माइनस के बाद वाले इस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन सभी के चेंज हो जाएंगे अंदर वालों के। ठीक है, तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि डायरेक्ट ही करना चाहिए यार, तुम इतनी बड़ी क्लास में आ गए हो। ठीक है, 10th में आपको कैलकुलेशन तो अच्छी होनी चाहिए। 3k स्क्वायर में से 2k स्क्वायर को माइनस करोगे तो आपका आएगा k स्क्वायर। ठीक है, ऐसी 4k में से 3k को माइनस करोगे तो आएगा प्लस k, याद रखना प्लस का k आएगा। ऐसी प्लस 4 में से माइनस 6 करोगे तो आएगा माइनस का 2। देखिए इस k स्क्वायर से ये k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, और इस माइनस 2 से क्या बचेगा, आपके पास बचेगा इधर, हम क्या करते हैं, हम इस माइनस 2 की वैल्यू को इधर ले आते हैं। ठीक है, जब हम माइनस 2 की वैल्यू को इधर लाएंगे और इस k की वैल्यू को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के बराबर माइनस 2 बन जाएगा यहां आकर प्लस का, और यहां हो जाएगा माइनस 2, यानी कि प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा 0। दैट मींस माइनस 2k बराबर 0, यानी कि k की वैल्यू यहां पर कितनी निकल कर आ रही है, तो k की वैल्यू यहां पर निकल के आ रही है 0। k की वैल्यू यहां पर निकल कर आ रही है कितनी, 0। ठीक है, अब आप देखिए अगर आप इसमें k की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो देखो ये सीरीज एपी में बननी चाहिए। भाई जब आप k की जगह पुट करोगे 0 तो यहां पर ये टर्म 0, ये टर्म 0, केवल क्या बचेगा 8 बचेगा। ऐसे ही जब आप यहां पर 0 पुट करोगे k की जगह तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, यहां पर केवल 6 बचेगा। ऐसे ही जब यहां पर k की जगह 0 पुट करोगे ये टर्म 0, ये टर्म 0, यहां पर केवल 4 बचेगा। जरा देखना कॉमन डिफरेंस, आप कहेंगे यहां भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है 2 और यहां पर भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है 2, यानी कि हर जगह आपका कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का। दैट मींस ये सीरीज किसमें है, एपी में। तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे k की वैल्यू होगी 0, और यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है। आई होप आपको ये सवाल समझ आ गया होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जिसने अभी तक नहीं किया है वो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए कहीं ना जाए। ठीक है, और 6 मार्च में लाइव सेशन जरूर अटेंड करें। चलिए आते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए आपके सामने आ गया है अब सम ऑफ nth टर्म पर आधारित सवाल। सवाल कहता है अ सम ऑफ, सम का मतलब हम यहां पर जो इंटरेस्ट को पढ़ते हैं तो यहां पर जो इंटरेस्ट होता है इस इंटरेस्ट में जो सम का मतलब होता है, सम का मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी कि कितना रुपया हमने उधार लिया है, कितने रुपए को हमने क्या लिया है उधार लिया है, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल, और इसी को बोलते हैं सम। दोनों नाम इसी के हैं। ठीक है, दोनों ही नाम इसी के हैं। तो कह रहा है कि एक 2000 रुपए हमने क्या करे हैं, इन्वेस्ट किए हैं, कहां पर 7% के सिंपल इंटरेस्ट पर, यानी कि हमने 2000 रुपए को इन्वेस्ट कर दिया और वहां इन्वेस्ट करने पर हमें जो रिटर्न में मिल रहा है वो 7% का इंटरेस्ट, यानी कि 7% का ब्याज हमें रिटर्न में मिलेगा। 2000 रुपए में 7% का मुझे ब्याज मिलेगा रिटर्न। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक तो ये बताइए कि जो इंटरेस्ट होगा हर साल के एंड में वो कितना होगा। ठीक है, क्या ये जो इंटरेस्ट बन रहा है क्या ये एपी में बनेगा, और अगर ये एपी में बनेगा तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 20th ईयर
मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट, तो आपको बताना है कि जो 20th ईयर होगा तब तक कितना इंटरेस्ट यहां पर बन चुका होगा, 20th ईयर पर कितना इंटरेस्ट यहां पर बन चुका होगा, ये आपको पता लगाना है। देखिए कैसे निकालें भाई, हमारे पास सबसे पहले इस इंटरेस्ट को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है SI बराबर, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, फॉर्मूला होता है, सभी ने पढ़ा होगा, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। देखिए P का मतलब वो पैसा जो हमने या तो इन्वेस्ट किया है या उधार लिया है, R का मतलब जिस ब्याज पे लिया है या जिस ब्याज पर इन्वेस्ट किया है, और T का मतलब जितने समय के लिए किया है। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमने कितना 2000 रुपए को इन्वेस्ट किया, कितने रुपए पर, कितने परसेंटेज पर, आप कहेंगे 7% पर, और कितने समय तक, वो आपसे कह रहा है पर ईयर, यानी कि ये जो ब्याज है वो हर साल का है, तो यानी कि जो पहला इन्वेस्टमेंट है वो पहले ही साल के लिए निकाल दो। तो कितना ब्याज बनेगा पहले ही साल पर, आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो पहले ही साल पर 7 दूनी 14 और 140, यानी कि 2000 रुपए पर पहले ही साल उसे 140 रुपए का ब्याज आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट ईयर उसको 140 रुपए आ गए। अच्छा, ब्याज की ये जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, इसकी एक खासियत होती है, ये जब तक अमाउंट आपका बनता रहता है ना तब तक ये थ्रू आउट द ईयर सेम ही रहता है, ऐसा ही सेम होता है, यानी कि कभी भी चेंज नहीं होता। अगर ये पहले साल 140 है ना तो दूसरे साल भी ये ब्याज 140 ही रहेगा, ठीक है, तीसरे साल भी ये ब्याज 140 ही रहेगा, ऐसे ही करते करते ये ब्याज बनता चलेगा। कहने का मतलब है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल बिल्कुल सेम होता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट की एक खासियत होती है कि वो हर साल ब्याज में बढ़ता चला जाता है। कैसे बढ़ता चला जाता है, यानी कि सपोज करो अगर पहले साल आपका 2000 पे ब्याज लगता 140 रुपए, तो अगली साल 2000 पर 140 नहीं बनते, अगली साल बनते ब्याज प्लस जो उधार लिया था उस पर, दोनों पे जोड़कर ब्याज बनता, यानी कि ब्याज पर ब्याज होता है सिंपल इंटरेस्ट में, नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज में यानी कि जिसमें आपको हर सेल एक समान रकम देनी ही देनी है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ये रकम जो होती है वो हर साल चेंज हो जाती है। ठीक है, बैंक जो होते हैं वो CI पर ही काम करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब देखिए अगर पहले साल आपका 140 रुपए बना है तो अगले साल भी, ये तो फर्स्ट ईयर का, दूसरे साल ये इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी पहले साल 140, अगले साल भी 140 होगा, तो दूसरे तक कितना हो जाएगा, आप कहेंगे दूसरे में पहले साल का 140 होगा और दूसरे साल का भी 140 होगा, तो टोटल इंटरेस्ट यहां तक कितना बन जाएगा, आप कहेंगे यहां तक टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा 280, यानी कि दूसरे साल ये ब्याज बन जाएगा टोटल, पहले और दूसरे साल का टोटल हो गया कितना 280। ऐसे ही अप टू डॉट डॉट। अब आपको आगे की टर्म लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं, आप चाहें तो चलिए एपी को चेक कर लेते हैं, आप तीसरा भी ले लीजिए, थर्ड ईयर भी देख लीजिए भाई, तीसरे साल भी आपको 140 ही मिलना है। अच्छा, दूसरे साल तक आपका सम कितना हो गया था 280, दूसरे साल तक ये सम कितना हो गया 280, तो तीसरे साल में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2 साल तक तो 280 का ब्याज चल गया और तीसरे साल में 140 हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे टोटल हो जाएगा 420। कितना हो जाएगा तीसरे साल का ब्याज 420। मैं फिर बता रहा हूं, ये तीसरे साल का जो ब्याज मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं ये तीनों का टोटल है, यानी कि वो आपसे यही कह रहा है कि 12वें 20वें साल तक कितना इंटरेस्ट उसको मिल जाएगा। तो पहले साल उसको 140 मिल जाएंगे, दूसरे साल के बाद उसको 280 रुपए मिल चुके होंगे, तीसरे साल के बाद उसको 420 रुपए मिल गए होंगे। कैसे मिल गए होंगे भाई, किसी ने 2000 रुपए इन्वेस्ट किए, उसको पहले साल 140 मिला, दूसरे साल 140 मिला और तीसरे साल भी 140 मिला, तो पहले साल तो 140 मिला, दूसरे साल उसको टोटल रकम कितनी आ चुकी है इंटरेस्ट की 280 रुपए तो आ गए। देखो 140 तो से उस साल के आए, दूसरे साल के, और पहले साल के 140 थे, दोनों को जोड़कर टोटल इंटरेस्ट कितना आ चुका है 2 साल में 280 रुपए। ऐसे ही तीसरे साल में 140 आ रहे हैं और तीनों साल के टोटल जोड़कर कितना आ गया, आप कहेंगे 420। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, वही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। कहीं आप कहोगे मैंने अभी बताया कि सिंपल इंटरेस्ट सभी साल सेम होता है और यहाँ पर मैं उसको बार बार चेंज कर रहा हूँ, तो वो चेंज नहीं कर रहा मैं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो इंटरेस्ट का टोटल है, 2 साल तक जितना टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा वो उसकी बात कर रहा है, फिर तीसरे साल में जितना टोटल आ जाएगा वो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की सवाल की लैंग्वेज है। अब आप देख रहे हैं कि यहां से यहां के बीच अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से यहां के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 140 रुपए का, और यहां से यहां के बीच में भी डिफरेंस 140 रुपए का, और जब आपका डिफरेंस कॉमन होता है दैट मींस ये सीरीज एपी की है, और अगर ये एपी की है तो अब हम अपनी कैलकुलेशन पूरी कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना है, आप कहेंगे जी कॉमन डिफरेंस है 140 का, यानी कि डी आ गया आपका 140। फर्स्ट टर्म कितनी है, आप कहेंगे फर्स्ट टर्म तो थी 140, क्योंकि पहला ब्याज ही 140 रुपए का बैठा। हमसे पूछ रहा है कि 20th ईयर पर कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी कि वो आपसे जो पूछना चाह रहा है वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे, वो आपसे पूछना चाह रहा है कि जब 20वीं टर्म आएगी, यानी कि जब 20वां साल आएगा तो उस 20वें साल तक इंटरेस्ट कितना हो जाएगा जुड़ते जुड़ते। ठीक है, यानी कि A20 पूछ रहा है। अरे A20 निकालना तो आसान है, आप कहेंगे A20 का मतलब क्या होता है A + 90 इन D।
फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 140 प्लस 19 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस कितने का 140 का। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 140 प्लस, देखिए यहां मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, 14 की 9 में करेंगे तो 126 यानी कि 12 कैरी, 14 की 1 में करेंगे 14 और 12 हो जाएंगे कितने 26 और ये 0 यानी कि 2660। और जब 2660 में आप 140 जोड़ेंगे तो ये आपका बनेगा 2800 रुपए। कितने बन जाएंगे 2800 रुपए। जितनी तेज कैलकुलेशन होगी उतना फास्ट आपका आंसर आ जाएगा और उतना समय आप बोर्ड में बचा लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए कोई भी जड़ी बूटी नहीं होती है, सिर्फ एक ही जड़ी बूटी है, वो ये है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बेहतर होते चले जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो बिल्कुल कहावत सही है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो निखरते जाएंगे, है ना, और प्रैक्टिस करना भूल जाएंगे तो आपके अंदर का जो टैलेंट है वो भी खत्म होता चला जाएगा। समझ रहे, तो यानी कि जो 20वें साल तक इंटरेस्ट बन जाएगा ना इस 2000 रुपए के इन्वेस्ट करे हुए पे, वो 2800 रुपए का तो इंटरेस्ट होगा। यानी कि सोचिए जिस व्यक्ति ने 2000 रुपए पहले साल पर इन्वेस्ट किया था ना, उसके 20 साल के बाद उस पर इंटरेस्ट उसका 2800 हो गया, यानी कि उसका अमाउंट कितना हो गया, उसको अब मिलेंगे 4800 रुपए। यानी कि 2000 रुपए का उसने इन्वेस्टमेंट किया, 2800 रुपए का ब्याज कमाया, टोटल अमाउंट उसके पास कितनी आई 4800 रुपए की। अगर वो आपसे इस सवाल में अमाउंट भी पूछ लेता तो आप अमाउंट कितनी बता देते 4800। सवाल तो कैसे भी पूछा जा सकता है, सिर्फ सवाल को समझने के तरीके होते हैं। ठीक है, और उसको अटेम्प्ट करने के तरीके होते हैं। सवाल की लैंग्वेज अगर समझ आ जाती है तो सवाल अपने आप निकल जाता है। मैथ की यही अच्छी बात है। आई होप आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने, ये कह रहा है कि यहाँ पर 3 टर्म है, कौन कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दूसरी टर्म है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और तीसरी टर्म है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो हमसे कह रहा है कि शो दैट करो कि ये जो तीनों टर्म है ये एपी में होंगी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी। इस चीज को हमें बताना है। और आप जानते हैं कि एपी की पहचान सिर्फ एक होती है कि हर टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है। अगर मैं इसे पहली टर्म a1 मानता हूं, इसको a2 मानता हूं और इसको a3 मानता हूं, तो मेरा जो डिफरेंस होना चाहिए यानी कि a2 माइनस a1 का वो बराबर होना चाहिए a3 माइनस a2 से, तभी तो आप कह पाओगे कि ये सीरीज आपकी एपी में है। अब आपकी सेकंड टर्म क्या है, आप कहेंगे सेकंड टर्म है जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a1 क्या है, आप कहेंगे a1 है आपकी a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर। ऐसी थर्ड टर्म आपकी क्या है, आप कहेंगे थर्ड टर्म है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और दूसरी टर्म आपकी क्या है, आप कहेंगे माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो सवाल को बहुत ध्यान से देखना, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, बस इसी में गलती कर देते हो आप, यही होती है माइनर मिस्टेक। वो होल का स्क्वायर है और ये पर्टिकुलर a और b का स्क्वायर है। सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, माइनस के बाद ब्रैकेट बनाएंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इज इक्वल टू, ऐसे यहां पर ओपन करेंगे, कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, इसको इसकी आइडेंटिटी ओपन मत करना, ये आपके ऐसे ही है a स्क्वायर, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस की बात तो साइन चेंज हो जाएंगी, यानी कि प्लस का भी क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब इसको जब आप ओपन करेंगे इधर से तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देखो प्लस का b स्क्वायर है माइनस का बनेगा क्योंकि बाहर ब्रैकेट के माइनस है तो साइन चेंज करेगा, माइनस 2ab है तो प्लस का 2ab बन जाएगा, इज इक्वल टू, इधर देखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस a स्क्वायर से माइनस a स्क्वायर कैंसिल हो गया, और माइनस b स्क्वायर से माइनस b स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि 2ab बराबर 2ab आ रहा है, दैट मींस LHS बराबर RHS है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड है, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये आपका हेंस प्रूव्ड हो गया है। इसका मतलब ये सीरीज आपकी एपी में है, क्योंकि हमने यही तो कंडीशन ली थी, हमने कही थी अगर ये सीरीज एपी में होगी तो इस कॉमन डिफरेंस को बराबर दिखाएगी, इस कॉमन डिफरेंस को बराबर दिखाएगी, और देखिए कॉमन डिफरेंस बराबर आया, यानी कि जो यहाँ पर डिफरेंस 2ab का आ रहा है, जो कॉमन डिफरेंस यहाँ 2ab का आ रहा है, अगले में भी वही डिफरेंस 2ab का है। समझ रहे हो बात को, तो इसका मतलब ये सीरीज आपकी कैसी है, एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। आई होप आपको ये सवाल भी समझ आ गया होगा। अब इस वीडियो का आखिरी सवाल हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। यहां तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, जो दोस्त सोए हुए हैं, जिनको आपको बताने की जरूरत है कि भाई बोर्ड आ चुके हैं, सिर्फ आपके पास अब 1 महीना बचा हुआ है, यानी कि मार्च आपका ऑलरेडी चल चुका है, तो इस 1 महीने के अंदर जितनी तैयारी कर लेंगे वो सारी की सारी तैयारी पिछले 4-5 महीनों की तैयारियों पर हावी होगी।
ठीक है, लास्ट टाइम रिवीजन इज द बेस्ट रिवीजन, यानी कि जो सबसे आखिरी में अटेम्प्ट करते हैं ना, जो आप सबसे आखिरी में रिवीजन करते हैं, वही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है। पूरे साल क्या पढ़ा मैटर नहीं करता, लेकिन आखिरी समय में क्या पढ़ा ये मैटर करता है, क्योंकि आखिरी समय पर पढ़ा हुआ हमेशा आपके दिमाग में एक्टिव स्थिति में रहता है। ठीक है, आइए इस वीडियो का आखिरी सवाल करते हैं। देखिए इस वीडियो का आखिरी सवाल और सबसे अच्छा सवाल ये है। ठीक है, हालांकि सारे सवाल आपके लिए बेस्ट सवाल थे, एक्सपेक्टेड सवाल थे। यकीन मानिए कि ऐसे ही पैटर्न आपका रहने वाला है, और एक अभी मैराथन भी मैं सबसे लास्ट में लाऊंगा। ठीक है, जो एग्जाम से तकरीबन 20 एक दिन पहले आएगी, वो मैराथन अगर आप कर लेंगे, उसके बाद आपके मैथ में 95% से अबव आने से कोई भी नहीं रोक सकता। मानिए ना मानिए मर्जी है आपकी। ठीक है, मेरा काम है सिर्फ आपको कंटेंट देने का, मैं अपना काम पूरा करूंगा। आप अपना काम किस तरीके से पूरा करते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। चलिए आइए आखिरी सवाल को करते हैं 10वें को। इफ द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n, यानी कि mth टर्म का मतलब क्या हो गया कि am जो है वो टर्म आपकी 1/n है। ठीक है, दूसरी बात कह रहा है एंड nth टर्म, और जो nth टर्म है, nth टर्म का मतलब क्या हो गया an, जो nth टर्म है वो 1/m है। यानी कि देखो दोनों में उल्टे नाम रखे हुए हैं, m वाली टर्म n है 1/n, और n वाली टर्म 1/m है। तो शो दैट करना है कि जो mth टर्म होगी वो 1 होगी, यानी कि जो शो करना है वो ये करना है कि amn की वैल्यू 1 होगी। ये आपको शो दैट करना है। क्या करना है, इसको शो करना है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। चलिए करते हैं भाई। am को आप क्या लिख सकते हैं, am को आप लिख सकते हैं a प्लस, देखो जब हम an की बात करते थे तो हम लिखते थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां n क्यों आता था, क्योंकि यहां पर n लिखा हुआ होता था। लेकिन जब मैं am की बात करूंगा तो अगर n की जगह m आ गया तो इसका मतलब यहां पर भी क्या आ जाएगा, m माइनस 1 इंटू डी, ऊपर भी d है। ठीक है, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, तो इसका मतलब है am को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n, और ये बनेगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम ऐसे यहां से इक्वेशन नंबर 2 बनाइए। देखिए an को तो आप जानते हैं, an को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/n। ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए आप यहां से a और d की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो d के साथ ऊपर m-1 की मल्टीप्लाई है, नीचे n-1 की मल्टीप्लाई है। इसको काटने से बेहतर है a और a को आसानी से काटा जा सकता है, लेकिन a और a ऊपर नीचे सेम साइन में, जब भी सेम साइन में कभी भी आपको मिले तो उसको अगर आपको काटना है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए इक्वेशंस को। आप यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम सेकंड से। सेकंड का मतलब फ्रॉम का मतलब क्या है कि जो फ्रॉम के बाद लिखी हुई होती है वो इक्वेशन आपको पहले लिखनी है, यानी कि a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 1/m, नीचे लिखना है a प्लस m-1 इंटू डी बराबर 1/n। साइन कर देंगे रिवर्स, यानी कि ये प्लस का ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस का ये हो जाएगा माइनस, और जिस पर आपका ध्यान नहीं गया ये भी साइन चेंज होगा, ब्रैकेट के अंदर वाला ये भी आपका क्या होगा, साइन चेंज, ये 1 है। ठीक है, और ये आपका प्लस से हो जाएगा माइनस। तो देखिए प्लस ए माइनस ए तो कट गया। इधर देखिए यहां आपका बचा है n-1 इंटू डी प्लस का माइनस, क्योंकि ये रहा माइनस, और ब्रैकेट के अंदर m-1 इंटू डी, m-1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 1/m माइनस 1/n हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। अब इस d की मल्टीप्लाई अंदर कीजिए। ठीक है, जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा nd माइनस डी, माइनस देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर करोगे, लेकिन याद रखना माइनस को बाहर ब्रैकेट में बना लेना, तो ये हो जाएगा md माइनस डी बराबर 1/m माइनस 1/n। इसका एलसीएम भी ले लोगे आप तो कितना आ जाएगा mn, और ऊपर हो जाएगा m माइनस n, सॉरी m माइनस n नहीं n माइनस n, क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका n माइनस n, ऊपर आ जाएगा n माइनस n। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये हो जाएगा एन डी माइनस डी, माइनस को जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज, ये साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट में, इधर बचेगा n माइनस m अपॉन m। देखिए माइनस डी से प्लस डी कैंसिल, क्या बचेगा, एन डी माइनस एम डी बराबर n माइनस m अपॉन m। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, आप कहेंगे d कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा n माइनस m इजिकल टू में क्या बच रहा है, यहां पर भी n माइनस m बच रहा है, इसको भी आप ब्रैकेट में बना सकते हो, और इससे इसको कर दोगे कट, तो यानी कि जो d की वैल्यू निकल के आएगी, जो d की वैल्यू आपकी निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/m, 1/m। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है,
और इसलिए आखिरी सवाल रखा हुआ है स्लाइड का, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस इक्वेशन को आप थर्ड मान लेंगे, इस इक्वेशन को आप क्या कर लेंगे, थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। यानी कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है हर टर्म के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में वो कितना है, 1/mn का है, 1/mn का है। ठीक है, अब अगले पेज पर इसको ले लेते हैं सवाल को। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया, हमारा कॉमन डिफरेंस निकल गया d बराबर 1/m, जिसको हमने इक्वेशन नंबर क्या मान लिया है, थर्ड मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, वहां से हमें a पता चल जाएगा। क्या थी इक्वेशन फर्स्ट, देखिए मुझे तो याद है इक्वेशन फर्स्ट थी a प्लस m-1 इंटू डी बराबर 1/m, यही तो थी। इस इक्वेशन में आप d की वैल्यू को पुट कर दीजिए, a प्लस m-1, d की वैल्यू क्या है आपके सामने, आप कहेंगे d की वैल्यू हमने ऊपर से निकाल दी है 1/m, यानी कि इसकी जगह आप रख सकते हैं 1/m बराबर 1/m। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस m-1/m बराबर 1/m, ठीक है, यही हो जाएगा। इस पूरी वैल्यू को उठा के इधर ले आओ, तो a बराबर हो जाएगा 1/n माइनस m-1/m। देखो इस वाले सवाल को कई बार देखना, क्योंकि ये सवाल सच में इंपॉर्टेंट है और ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, और पूछे जा भी सकते हैं, तो इसलिए बिल्कुल तैयार रहना इस सवाल के लिए। इसमें जो इसका एलसीएम आएगा n और mn का जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका n। इधर देखो n तो ऑलरेडी है, ऊपर क्या नहीं है m, तो n यहां आ गया, माइनस यहां कुछ नहीं आ गया, 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो m-1 और ये हो गया a, ठीक है। कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा m-m और माइनस माइनस बन जाएंगे प्लस अपॉन में m, m से m जाएगा कट, यानी कि a की वैल्यू भी निकल कर आएगी 1/m। तो देखिए a भी आपका 1/m है, d भी आपका 1/m है, पूछा आपसे था am, यानी कि mn टर्म क्या होगी, तो amn क्या हो जाएगा, a प्लस mn-1, मैंने बोला था ना जो यहां पे लिखा होता है उसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 से, mn-1 इंटू d। तो a की वैल्यू आपकी कितनी है, आप कहेंगे 1/m प्लस mn-1 और d की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 1/m, कितनी है 1/m। देखिए आप चाहें तो यहां से 1/mn को कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 1/mn यहां पर भी और यहां पर भी, दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, 1 प्लस mn-1, प्लस 1 से -1 कैंसिल, तो यानी कि यहां बचेगा 1/mn मल्टीप्लाई 1/m, सॉरी मल्टीप्लाई m, क्या बचेगा मल्टीप्लाई m और mn से mn को कर देंगे कट, यानी कि जो mn टर्म आएगी वो कितनी आ जाएगी 1, और यही तो चीज वो आपसे शो दैट करवा रहा था, यानी कि ये बात हो चुकी है प्रूफ। सवाल बेहतरीन था, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। इस सवाल से जरूर अवगत रहिएगा, अगर आपको समझ नहीं आया एक दो बार इस सॉल्यूशन को और देखिएगा, ठीक है। आपको पीडीएफ मिलेगी, वहां से पीडीएफ में इस सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। और आई होप आपको ये 10 के 10 सवाल समझ आए होंगे, जितने भी बेहतरीन सवाल मैं रख सकता था मैंने इसमें रखे हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट में जब मैं मैराथन लाऊंगा तो मैराथन में एक एक चैप्टर से रिलेटेड तकरीबन 20 से 25 सवाल होंगे, ठीक है, जिसमें लो लेवल सवाल भी होगा, मीडियम रेंज का भी होगा, हाई लेवल का भी सवाल होगा। तो वहां मैराथन को अगर आप और कर लेंगे तो यकीन मानिए उसके बाद क्लास 10th के बोर्ड का जो भी मैथमेटिक्स आप देने जा रहे हैं सब्जेक्ट, जिस मैथमेटिक्स का आप पेपर देने जा रहे हैं, उस पेपर में आपके नंबर 95% से ऊपर आएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। लेकिन आप तैयारी वैसे करेंगे जैसे मैं बताऊंगा, ठीक है। और अगर कोई भी आपका डाउट है, किसी भी चीज को लेकर डाउट है, हालांकि डाउट भले ही वो 10th वालों का हो, 12th वालों का हो, या फिर आपका कंपटीशन वालों का हो, वो मुझसे 6 मार्च शाम 5 बजे उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मैं लाइव इंटरेक्शन आपके साथ करने की बात, ठीक है। तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे 6 मार्च शाम 5 बजे लाइव इंटरेक्शन आपको जरूर लेना है मेरे साथ। फर्स्ट टाइम एम्बिशन एकेडमी पर लाइव वीडियो होने वाली है, ठीक है। हम और चीज बहुत सारी चेंजेस लाने वाले हैं, उस स्ट्रेटेजी के बारे में आपको बताएंगे, आगे किस तरीके के कंटेंट को हम डालेंगे वो कंटेंट के बारे में आपके साथ हम शेयर करेंगे, ठीक है। और एक काम जो आपको जरूर करना है वो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी है और करवाना भी है अपने दोस्तों से, ठीक है। ये 3 आपकी क्या होंगी, मेरे लिए गुरु दक्षिणा होंगी, और ये 3 आप मुझे देते रहिए, मैं आपको बेस्ट कंटेंट दूंगा, और वो भी ऐसा कंटेंट जो 101% आपको सीबीएसई बोर्ड में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर 8 इयर्स का एक्सपीरियंस मेरी टीचिंग का जो है
उस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करूंगा। और मैंने खुद जैसे भी तैयारी की थी, मैंने भी क्लास 10th में जब अपने बोर्ड की प्रिपरेशन की थी, तो उस प्रिपरेशन में क्या क्या मेरे सामने कॉन्सिक्वेंसेज आए थे, उन चीजों को मैंने कैसे टैकल किया था, लास्ट टाइम में किस तरह की स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ मैटर ये नहीं करता कि आपको कितना ज्ञान है, मैटर करता है कि आप कितना स्ट्रेटेजी के तहत अपने ज्ञान को एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि बोर्ड में आपका जो कंपटीशन है वो 5 लाख स्टूडेंट्स के साथ है, 5 लाख स्टूडेंट, यानी कि यहाँ आपको रैंक 5 लाख में बना के लानी है, ठीक है। तो उस तरीके से आप किस अच्छी लेवल पर आप अपनी रैंक को बना सकते हैं, इस चीज में मैं आपको गाइडेंस दूंगा। तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो मुझे किस टॉपिक पे बनानी चाहिए उसका सजेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें।